हाँ जी फ्रेंड्स, जैसे कि बोला था कि रात को बैठ के आराम से बजट को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पर आपको कुछ थोड़ी सी बातें समझाएंगे। क्लासेस वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स की क्लासेस हमने शुरू तो नहीं किए, पर बीच में बजट आ गया है तो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, और सिंपल भाषा में करेंगे क्योंकि फेसबुक पे भी इसको डालने वाला हूँ मैं, लोगों को भी, हमारे मित्रों को भी समझ में आए कि बजट में क्या गेम हो रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा सिंपल भाषा होगी। बाकी जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो हम क्लास में इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए क्या हुआ है बजट में, आपको समझाते हैं। उससे पहले आपको दो बातें समझाएंगे, बहुत सिंपल सी। फेसबुक वाले फ्रेंड्स को ये कहूँगा कि थोड़े से शायद आप बोर हो 2-5 मिनट के लिए, पर इस बात को समझ लेंगे तो आपको बजट समझने में बहुत आसानी होगी। तो 2-5 मिनट दो, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। सिंपल सी बातें करते हैं। बजट क्या है? स्टैटिस्टिक्स का खेल है, नंबर्स का गेम है। अब नंबर्स के साथ कैसे हेर फेर की जाती है, आपको ये दो बातें समझा देते हैं, ताकि आप ये देख के गलतफहमी में नहीं आ जाएं कि नंबर्स बहुत अच्छे हैं यानी बजट बहुत अच्छा हुआ है या जीडीपी बहुत अच्छा चल रहा है। तो दो बातें सिंपल सी। एक बात करेंगे इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, उसका क्या असर होता है, कैसे होता है, वो ज़रा सी छोटे से एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। मान लीजिए पिछले साल इसी समय 31 मार्च पे आप कमा रहे थे 100 रुपये और दाल का भाव था 50 रुपये किलो। आप 100 रुपये में कितनी दाल खरीद सकते थे? 2 किलो। ठीक है भाइयों। दूसरी बात ये हुई, इस साल इस समय आपकी तनख्वाह या आपकी कमाई है 120 रुपये। दाल का भाव क्या हो गया साहब? 80 रुपये किलो। आप कितनी दाल खरीद सकते हो अपनी टोटल कमाई में? 1.5 किलो। ठीक है। अब सुनने में तो ये लगेगा कि मेरी हो गई तरक्की, है ना। 100 रुपये कमाता था, अब मैं 120 रुपये कमाता हूँ। 20% की तरक्की मैंने हासिल कर ली, मेरी तो कमाई बढ़ गई, मैं तो भाई अमीर हो गया। पर अब इसकी सच्चाई क्या है वो सोचो। पिछले साल आप 2 किलो दाल खरीद पा रहे थे उतने पैसे में, इस साल आप उतने पैसे में कितनी दाल खरीद रहे हो? 1.5 किलो। यानी खरीदने की क्षमता घट गई। अब नोट तो खाओगे नहीं, खाओगे तो दाल चावल गेहूँ ही खाओगे ना मेरे भाई, या कपड़ा पहनोगे या गाड़ी चलाओगे या पेट्रोल डीजल भरवाओगे, वॉटएवर। ठीक है। तो एक्चुअल में 120 रुपये कमाने के बाद भी आपका लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो गया है। आप गरीब हो गए हो मेरे दोस्त, आप अमीर नहीं हुए हो। आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, आपकी तनख्वाह घट गई है, आपकी कमाई घट गई है। ये बात हमारे देश के लोगों को नहीं समझ में आती है। जब गवर्नमेंट अपने स्टैटिस्टिक्स लाती है ना कि पर कैपिटा इनकम फलानी फलानी इतनी बढ़ गई साहब इस साल, तो हमारे देश के लोग अमीर हो गए। भाई आप अमीर नहीं हो रहे हो, आप गरीब हो रहे हो। क्यों? महंगाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, आपकी कमाई कम तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आपको सेम लेवल पे भी रहना है तो एटलीस्ट ग्रोथ ऑफ योर इनकम शुड बी इक्विवेलेंट टू व्हाट? इन्फ्लेशन। यानी महंगाई जो है कम से कम उसके बराबर आपकी इनकम की ग्रोथ होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप गरीब हो रहे हो मेरे दोस्त, आपका लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है। दूसरी बात करते हैं जीडीपी की। गवर्नमेंट जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, बहुत बातें करती है ऐसी। ऐसा कैसे हो गया भाई? देश में तो मंदी का दौर चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है। शायद मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तब से ही कोई बहुत बड़ी तेज़ी मार्केट में नहीं आई है। सेंसेक्स को तो भूल जाओ, सेंसेक्स की कहानी मैंने पिछले वीडियो में भी समझाई आपको। वो एफडीआई का पैसा है, आपका पैसा नहीं है, या वो देश की तरक्की के अनुसार नहीं चल रहा। वो आगे और थोड़ा सा 5 मिनट बाद आपको और अच्छे से समझाऊँगा। तो क्या बात कर रहे हैं हम? जीडीपी की। जीडीपी की कैलकुलेशन कुछ साल पहले स्पेशली मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के समय तक कैसे होती थी? एक बेस ईयर लिया जाता था। यानी मान लो मैंने ले लिया सन 2002। 2002 में हमारे देश में एक गाड़ी बनी जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए थी। ठीक है। जीडीपी क्या होता है? देश में जितना भी सामान बना उसकी कुल कीमत क्या थी। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। वैसे तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी होती है और कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, पर सिंपल बात यह है कि हमारे देश ने ऑल पूरे साल भर में मिलके इतने अमाउंट का सामान बनाया, वो हमारा जीडीपी हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। पहले चलता था बेस ईयर कि 2002 में एक गाड़ी बनी मारुति, मान लो 1.5 लाख रुपए में। तो अब हम 2004 में भी जब उसकी काउंटिंग करेंगे तो हम 1.5 लाख रुपए की ही करेंगे। तो अगर एक ही गाड़ी बनती है तो 1.5 लाख रुपए की ही बनी, तो जीडीपी वहीं का वहीं। अगर 2 गाड़ी बन गई तो 3 लाख रुपए की, यानी जीडीपी में 1.5 लाख रुपए की ग्रोथ हो गई। परसेंटेज वाइज चलता है वैसे ये, पर ये एग्जाम्पल के लिए हम इस तरीके से बात कर लेते हैं। अब मोदी गवर्नमेंट ने आके क्या खेल करा साहब? इन्होंने कहा कि हम बेस ईयर पे नहीं चलेंगे, हम करंट मार्केट प्राइस पे चलेंगे। यानी एक गाड़ी बन रही थी 2002 में 1.5 लाख की, आज वही गाड़ी बन रही है 6 लाख की। तो एक ही गाड़ी के बनने पे ये क्या कहेंगे कि हमारा जीडीपी 6 लाख रुपए हो गया है, जबकि असल में मैन्युफैक्चरिंग उतनी की उतनी है, जॉब्स उतनी की उतनी है,
और शायद घट भी जाएँ तब भी पता नहीं चलता इस खेल के अंदर, क्योंकि अमाउंट को बढ़ा लिया जाता है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन का लेवल क्या है वो किसी को समझ में नहीं आता, जीडीपी का एक्चुअल लेवल क्या है वो किसी को समझ में नहीं आता। दूसरा खेल इन्होंने क्या करा इसमें साहब, इसमें पहले चलता था होलसेल का रेट, है ना, WPI को यूज़ करते थे, इन्फ्लेशन में भी ऐसा ही होता था। तो जो अमाउंट खर्चा किया गया उसमें जो यानी जो इनपुट पर है कि मेरा जो कच्चा माल उसमें गया, हम उसके रेट पे उसको काउंट करते थे। अब इन्होंने क्या किया भाई साहब, मार्केट प्राइस पे यानी MRP पे, यानी ग्राहक जितने पे खरीद रहा है, तो मार्जिन जो थे डिस्ट्रीब्यूटर के, मार्जिन जो था दुकानदार का, वो पहले भी होता था पर वो GDP में काउंट नहीं होता था। अब इन्होंने क्या किया भाई, उसको भी GDP में घुमा के डाल दिया। तीसरा बड़ा खेल बताते हैं आपको, टैक्सेस काउंट नहीं होते थे, अब टैक्सेस को भी घुमा रहे हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तक ये कह चुका है कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो अपने GDP कैलकुलेशन के साथ। उनके कहने का मतलब है आप GDP को इन्फ्लेट कर रहे हो, यानी है तो आपके पास एक ही गुब्बारा, आप उसमें बिना मतलब की हवा भर के उसको बड़ा करते जा रहे हो, आप 2 गुब्बारे नहीं बना पाए हो। आपका कैलकुलेशन सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इतना ज़्यादा यूजलेस है कि उससे किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया एक्चुअल में क्या ग्रोथ कर रहा है। 2 खेल आपको गवर्नमेंट के समझ में आए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बजट की, सिंपल सी। बजट में क्या क्या बातें हुई, MSP पे कोई बात नहीं हुई, बहुत दुखद रहा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को किसी प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया गया, बस कह दिया MSP है 1.5 गुना है, ठीक है। 1.5 गुना में आपको हम पहले ही समझा चुके हैं कि फार्मर की लेबर काउंट नहीं हो रही है, पिछले वीडियोस आप देखेंगे तो उसके लोन्स का इंटरेस्ट काउंट नहीं हो रहा है, उसके लैंड की रेंट काउंट नहीं हो रही है। तो बेसिकली उसके साथ धोखा हो रहा है। कैलकुलेशन जो चीज़ वो बेचारा 100 रुपये की बना रहा है उसको गवर्नमेंट कह देती है 60 रुपये की, उसको पे 50% एक्स्ट्रा 1.5 गुना करके 90 रुपये का उसको बता देती है कि भैया 90 रुपये देखो अब तुम्हें हमने 50% यानी 50% का फ़ायदा दे दिया, 50% 50% का आपको फ़ायदा दे दिया, जबकि एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है। या तो कई बेचारे छोटे फार्मर हैं वो तो इनपुट से भी नीचे जा रहे हैं, जो बड़े फार्मर्स हैं वो अपनी लागत से कुछ ऊपर आ रहे हैं। तो जो छोटा किसान है उसकी तो बेचारे की ज़िंदगी ख़राब कर रखी है इन्होंने। दूसरी बात कर लेते हैं, MSP पे हमने कर ली, टैक्स स्लैब को हमने नहीं छुआ, टैक्स स्लैब वहीं का वहीं रहेगा। आप अगर पहले जो कमा रहे थे पिछले साल, हर साल एक्स्ट्रा छूट दी जाती है, वो भी क्यों दी जाती है, इन्फ्लेशन को ही एडजस्ट करने के लिए दी जाती है, महंगाई को ही एडजस्ट करने के लिए दी जाती है कि अगर पिछले साल मेरा घर 40,000 रुपये में चल रहा था तो वो 45,000 में चलेगा, यानी 12 पंजे 60,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है सिर्फ अपना घर चलाने के लिए। तो उस पर टैक्स तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए, तो वो थोड़ी सी उसकी वो बढ़ा देते थे ताकि जो गरीब आदमी है वो बेचारा बिना मतलब का टैक्स ना भरे, उसका घर अपनी कमाई में चलता रहे, या जो भर भी रहा है उसके पास भी इतनी पूंजी रहे कि वो अपना घर चला सके। इन्फ्लेशन को भी नहीं काउंट किया हमने। महंगाई तो बढ़ी है, सब जानते हैं, पेट्रोल डीजल का दाम क्या हो गया, LPG सिलेंडर का दाम क्या हो गया, हम सब जानते हैं, ठीक है ना। महंगाई तो बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बाज़ार में अगर जाके 2 पैसे की चीज़ भी खरीदते हो तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि आटे दाल से लेके गाड़ी पर घोड़े तक का हर चीज़ का रेट बढ़ गया है बाज़ार में। इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा था और आगे भी बढ़ने वाला है। और भी बहुत सी यूज़फुल चीज़ें हैं घर में जो आमतौर पर काम आती है, उनका रेट बढ़ता ही जा रहा है और अभी और ज़्यादा बढ़ेगा जब कस्टम ड्यूटी वाली कहानी आगे हम आपको समझाएंगे। जो ये कह रहे हैं कि हम एक नई पॉलिसी लाएंगे कस्टम ड्यूटी की, उसमें इसका मतलब है कि हम और सेस लगा देंगे और महंगा कर देंगे। इन दोनों चीज़ों पे बात हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की बात कर रही है और इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 कारणों से करती है गवर्नमेंट। पहला कारण ये कि हमारा देश सोशलिस्ट है, तो जनता की भलाई के लिए गवर्नमेंट को काम करना ही पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना डेवलपमेंट भी इम्पॉसिबल है। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाएंगे तब तक ना तो कोई इंडस्ट्री यहाँ आएगी, ना कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा, और लोग जो काम करेंगे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी महंगी होगी कि आप कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे। दूसरा कारण, यही पैसा जब बाज़ार में लगाया जाता है तो ठेकेदार कमाते हैं, कंपनियां कमाती हैं, मजदूर कमाते हैं। यही पैसा घूम फिर के आपके GDP का अगले साल नंबर बनेगा। समझ रहे हो ना। इस पैसे से भी GDP को ही फ़ायदा होता है और पैसे को दोबारा इकोनॉमी में लाएंगे नहीं तो इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं, ये बात तो बहुत क्लियर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इसलिए बढ़ावा दिया जाता है। पर 2 बातें होती हैं भाई साहब। एक होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको मेंटेन करना, उसको एक्स्ट्रा डेवलप करना। एक्स्ट्रा डेवलप करना मतलब जब भी कोई काम किया जाता है ना, जैसे 60 फुट की सड़क अगर गवर्नमेंट को बनानी है तो 90 फुट की जगह लेके रखती है, एक्स्ट्रा जगह छोड़ दी जाती है कि कल को अगर इस रोड पे एक्स्ट्रा ट्रैफिक हो गया तो हम इस रोड को बड़ा कर लेंगे।
तो आप उसकी इम्प्रूवमेंट का काम भी करते हैं, उसकी मेंटेनेंस का काम भी करते हैं, ताकि अगर उस सड़क में खड्डे पड़ गए हैं तो उनको भी रिपेयर किया जा सके। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, नए 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 के पीछे पड़ी हुई है। हम नया बनाएंगे, हम नया बनाएंगे, हम नया बनाएंगे। भाई साहब नया तो बनाओ, कौन मना कर रहा है, अच्छी बात है, पुराने को भी तो संभाल लो। अब क्यों पुराने को नहीं संभालते हैं उसका कारण आपको समझाते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो नया बनाने में इंटरेस्टेड रहती हैं। नया बनाने में पैसे की बचत होती है, क्योंकि कभी भी हम नई चीज़ लेते हैं तो हम ज़्यादा मोल देने को तैयार होते हैं। अब आती है बात मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस के टाइम सबकी नानी मर जाती है, पैसा इतना सा, काम इतना सारा, कोई नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं करना चाहता। और सबसे बड़ी बात कि जब भी कोई नया काम इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है तो उसमें गवर्नमेंट को एक स्टिपुलेशन रखनी चाहिए कि इतने साल की वारंटी एटलीस्ट काम करने वाली कंपनी हमें देवे। ठीक है साहब। और उसका कुछ अमाउंट होता है जो उस ड्यूरेशन के लिए आप रोक लेते हैं। उससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आप उस अमाउंट पे इंटरेस्ट कमा लेते हैं, ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उस कंपनी के ऊपर एक दबाव बना रहता है कि मुझे एक्चुअल में मेंटेनेंस करनी है। कंपनियां कुछ एरियाज़ में स्टिपुलेशन है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में रखी भी जाती है। हमारा वैसे भी पीपीपी का मॉडल चल रहा है आजकल, प्राइवेट और पब्लिक को मिक्स कर लेते हैं, सड़क बना लो, टोल ले लेना, अपना पैसा पूरा कर लेना, ठीक है। उसके अंदर ये भी स्टिपुलेशन होती है कि जिस ड्यूरेशन तक आप टोल ले रहे हैं आपको रोड वेल मेंटेन रखनी पड़ेगी, पर वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कंपनी के लिए ये आसान होता है कि वो वहाँ के जो भी लोकल अथॉरिटी है उसको थोड़ा सा पैसा खिला दे, बजाय कि उस रोड पे पूर्णतः काम करे। और बनाया भी इसी तरीके से जाता है कि जब पब्लिक को ऑफर हैंड ओवर करके जाएंगे, यानी पब्लिक यानी सरकार को जब हैंड ओवर करके जाएंगे तो इस चीज़ की कीमत साल 2 साल से ज़्यादा और ना बचे, हो सके तो उससे पहले ही ख़त्म हो जाए, ताकि नया कॉन्ट्रैक्ट फिर हासिल किया जा सके। और चौथी बात भैया, बहुत भयंकर बात है, समझना, असम, केरला, तमिलनाडु, बंगाल, सबसे ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्हीं 4 स्टेट्स को मिला है, स्पेशली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। क्यों? बिकॉज दीज आर पोल बाउंड स्टेट्स। आने वाले समय में यहाँ पे इलेक्शन होने हैं। अगर आपके यहाँ इलेक्शन हो चुके हैं, आप बीजेपी को जिता चुके हैं या कांग्रेस को जिता चुके हैं, तो अब आप हो गए हैं सौतेले पुत्र। समझ रहे हो? आपसे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने को दे देंगे, पर पैसा तो अब हम देंगे सगे बेटे को। सगा बेटा कौन? जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, जहाँ पे हमें दूसरी सरकारों को हराना है। तो देश का पैसा यूज़ हम वहीं करेंगे, उनको देंगे। आप ही का पैसा आपसे लेके टैक्स आपके घर में नहीं देंगे, पड़ोसी के घर में देंगे, क्योंकि पड़ोसी के घर पे इलेक्शन होने वाला है, आपके घर पे नहीं होने वाला। ये बात कितनी गलत है इसको समझ लो। 3 इंपॉर्टेंट बातें हो गई। चौथी बात हुई हेल्थ की। गवर्नमेंट ने हेल्थ का बजट कर दिया 225 लाख करोड़। सुनने में अमाउंट भयंकर है। 75,000 नए सेंटर बनाए जाएंगे। जो पुराने हैं वो सही से चल रहे हैं क्या मेरे दोस्त? जयपुर में SMS हॉस्पिटल है, सुविधाएं पहले से सुधरी हैं, ये बात क्लियर कर लेते हैं, पर आर दे इनफ? वहाँ जितनी भीड़ लगती है उसके अनुसार वो बहुत है क्या? नहीं है। नया हेल्थ सेंटर बनाने की जगह 2 MRI मशीन भाई मेरे वहाँ लगा दो एक्स्ट्रा, 2 इको की मशीनें वहाँ लगा दो एक्स्ट्रा, 6 डॉक्टर एक्स्ट्रा लगा दो। जनता का भला हो, जो चल रहा है उसको तो ढंग से चला लो। पब्लिक वहाँ जाके लाइनों में लग जाती है, डॉक्टर साहब के पास टाइम नहीं है। मशीन कभी ख़राब हो गई तो टेस्ट रुक जाते हैं, कभी दवाई ख़त्म हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और मिली भगतें जो चलती हैं वहाँ पे, वो तो आपको पता ही है। डॉक्टर दवाई ऐसी लिख देता है कि वो वहाँ पे तो लोकली मिले नहीं, वो सामने वाले मेडिकल स्टोर पे मिले। वो देखता है साहब की पर्ची आ गई, 30% साहब का पहुँचा दो साहब। तो नया बनाइए, बिल्कुल बनाइए, पर पहले पुराने को संभालिए। अब यहाँ पे भी नया बनाने के 2 ही कारण। एक तो हमारे नाम का तख्ता लग जाएगा, फलाने मंत्री ने बनाया, मोदी सरकार ने बनाया, इसने बनाया, उसने बनाया। दूसरी बात, नया बनेगा, अमाउंट बड़े होंगे। अमाउंट बड़े होंगे तो 4% इंजीनियर कमाएगा, 4% नेताजी कमाएंगे, 5% DM साहब कमाएंगे। लाइन से सब कमाते जाएंगे। ठीक है समझ? 1 करोड़ में काम कितने करने का? 40 लाख का करना और 60 लाख रिश्वतों में बांटना है। जितना नया बनेगा उतनी ज़्यादा रिश्वत मिलेगी। यहाँ पे भी बन गए आप मूर्ख। आप क्या, मैं भी बनता हूँ, मैं भी आप ही का भाई हूँ। इंश्योरेंस में FDI, अरे तुम्हारी भाई साहब, मन तो वास्तव में गाली देने को करता है पर दे नहीं सकते। 74% FDI किस में? इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में FDI होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये समझाने की बात ही नहीं है मेरे भाई।
एक बार LIC से इंश्योरेंस करा के देखो, एक बार प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस करा के देखो। जब क्लेम लेने जाओगे तो LIC भगाएगी ज़रूर पर क्लेम दे देगी। इंश्योरेंस कंपनी का मोटिव क्या होता है? किसी भी तरीके से आपके इंश्योरेंस क्लेम को फेल करना। दे आर देयर टू अर्न प्रॉफिट, आपका भला करने नहीं बैठे हैं, उनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है। उनके केस ऑफिसर्स को इस बात का बोनस दिया जाता है कि आपने कितने से ज़्यादा कितने क्लेमों को फेल कराया। समझ रहे हो? आपके लिए अपनी पॉलिसी का इंश्योरेंस लेना भी एक आफत बन जाएगी जितनी ज़्यादा FDI आएगी, क्योंकि उनका मेन एम सोशलिज्म नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वी विल बी अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नहीं, उनका एम है पैसा कमाना। दे आर नॉट सोशलिस्ट, दे आर कैपिटलिस्ट। उनका सिर्फ एक ही एक मकसद है, चाहे माँ बेचनी पड़े, चाहे बहन बेचनी पड़े, चाहे बेटी बेचनी पड़े, हमें तो धन कमाना है। भाई तू मर जा जाके, तेरे बीवी बच्चे तेरे पीछे भूखे मर जाएं। हमारे को लगता है तेरी इंश्योरेंस पॉलिसी में एक डेट गलत लिखी थी या एक फ़ोन नंबर का लेटर गलत लिखा था, या हमें ऐसा लगता है कि तेरा एक्सीडेंट तेरी गलती से हुआ है, तो हम तुझे पैसा नहीं दे सकते, भूल जा। तू तो मर गया, तेरे घर वाले भी पीछे से मर जाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने हमारा एक इंश्योरेंस क्लेम बचा लिया। जो इंश्योरेंस क्लेम के लिए जो केस ऑफिसर था उसको बोनस मिल जाएगा, कंपनी का लाखों करोड़ों रुपया बच जाएगा, हम खुश। गवर्नमेंट ने ये भी बहुत बड़ा कांड करा। बैंक की बात करते हैं। बैंक हमारे क्या करते हैं आजकल, आपको पता ही है, किसी को भी लोन दे देते हैं और वो भाई लोन लेके भाग जाता है ना। NPA बोलते हैं इसको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ये जब तक बैंक की बैलेंस शीट में चढ़ते रहते हैं तब तक बैंक की परफॉर्मेंस ख़राब होती रहती है। बैंक का मार्केट कैपिटल घटता जाता है। मार्केट कैपिटल का मतलब समझ रहे हो? आज PNB का शेयर 30 रुपये का है। मुझे लगता है PNB अच्छा बैंक है, तरक्की कर रहा है, तो मैं 30 रुपये में उसको शेयर को ख़रीदूंगा और भाई खरीदेंगे और वो 35 रुपये का हो जाएगा, कल को 40 रुपये का, 50 रुपये का भी हो जाएगा, जिससे कि बैंक की कैपिटल बढ़ती जा रही है। वो अपने पास जो रखे हुए शेयर्स हैं उनके बदले बड़ी बोरोइंग कर पाएंगे और उस बोरोइंग को बांट पाएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब हमारी गवर्नमेंट कह रही है हम बनाएंगे बैड बैंक। बैड बैंक क्या होता है? बैड बैंक होता है जो बाकी के बैंक से उनके NPA खरीद लेता है एक स्टिपुलेटेड अमाउंट पे। 100 रुपये की जगह 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, जो भी उनके बीच में सहमति बनेगी उस पर वो ख़रीद लेगा। फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी क्या? उस बैड लोन को वापस लेके आना। बैंक की बैलेंस शीट से वो लोन गायब हो जाएगा। अब बैड बैंक क्या कोई प्राइवेट बैंक बनेगा? गवर्नमेंट ही बैड बैंक बनाएगी। आपके पैसे का इस्तेमाल होगा उन NPOs को ख़रीदने के लिए। बैंक की बैलेंस शीट साफ़ सुथरी क्लीन हो जाएगी। ऐसा लगेगा आप लोगों को जब भी वो बैलेंस शीट आपके सामने पेश की जाएगी कि यार NPA घट गए हैं, है ना। आप फिर उसको कहोगे अच्छा बैंक है, लोग शेयर खरीदना शुरू करेंगे, उस बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, उसके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, शेयरों की वैल्यू बढ़ेगी, बैंक को बोरोइंग के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। बैंक फिर क्या करेगा? दोबारा NPA देगा। किसको देगा? आपको, मेरे को नहीं, नीरव मोदी को देगा। कोई और नया नीरव मोदी आएगा उसको देगा। फिर दोबारा वो NPA बनेगा, फिर वो बैड बैंक में चला जाएगा। बैड बैंक क्या कहेगा? भैया ये तो NPA हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। उसकी रिपोर्ट भी किसी के सामने नहीं आएगी क्योंकि वो एक बैड बैंक है, उसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। पर उस NPA को ख़रीदने में पैसा किसका लगा था? मेरा लगा था, आपका लगा था, देश की जनता का लगा था। तो आप फिर मूर्ख बन गए, है ना। NPA को हटाने के लिए भी आपका पैसा, फिर दोबारा डला किसका पैसा मार्केट में? आपका पैसा। फिर वो दोबारा NPA दिया गया, वो किसका पैसा मेरे भाई? वो भी आपका पैसा। फिर दोबारा उस NPA को फिर बैड बैंक खरीद लेगा, वो किसका पैसा? वो भी आपका पैसा। आपका पैसा हर जगह डूबता 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 जा रहा है। नीरव मोदी जैसे लोग आएंगे, पैसा लेंगे, भाग जाएंगे, मान ले आएगा, पैसा लेगा, भाग जाएगा। बैड बैंक बनाना इज़ नॉट अ बैड आइडिया, इट्स अ वेरी इकोनॉमिकली साउंड आइडिया, बट स्टिपुलेशन ज़रूरी है, कानून ज़रूरी है कि बैड बैंक भी किस हद तक के NPA ले सकता है, उनकी रिकवरी रेट क्या होनी चाहिए, और उसमें पैसा जो है एक अमाउंट फिक्स होना चाहिए कि इससे ज़्यादा पैसा हम नहीं डालेंगे। और अगर आप प्राइवेट बैड बैंक ले आते हैं उससे अच्छा तो दुनिया में भाई कुछ है ही नहीं। पर इंडिया में प्राइवेट बैड बैंक नहीं आएगा क्योंकि इंडिया के लॉज इतने लैक्स हैं, इतने हल्के हैं कि यहाँ से पैसे लेके भागना बहुत आसान है। सारी बातें होगी। फार्म क्रेडिट कितने लाख करोड़ बताए थे भाई? 16,000 लाख करोड़ ऐसे कुछ बता रहे थे, मेरे को ऐसा लगता है। मैं एग्जैक्टली अमाउंट में याद नहीं रखता हूँ, पर फार्म क्रेडिट तो आपने अनाउंस कर दिया मेरे दोस्त, ठीक।
ठीक है। सीतारमन जी से भी यही कहेंगे, फार्म क्रेडिट आपने अनाउंस कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा फार्म क्रेडिट आपने दिया, बहुत बड़ा अमाउंट है, पर यदि आप इस बात को समझें, हाँ सॉरी 16 लाख करोड़ है एग्जैक्टली, है ना। आप इस बात को समझो कि जो प्रधानमंत्री की एक स्कीम चल रही है जिसमें हर साल 6,000 रुपये किसान को दिया जाता है, किसान सम्मान निधि कहते हैं उसको, किसान सम्मान योजना भी कह लेते हैं। 16 करोड़ किसान उससे जुड़े हुए हैं 6,000 रुपये महीना लेने के लिए। 16,000 करोड़ में किसान जो है उनमें आप 16,000 लाख करोड़ पैसा बांटोगे तो पर पर्सन हेड पर हेड क्या आता है, 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये में खेती होती है क्या मेरे दोस्त? नहीं होती। अब ये जो पैसा है इतना मोटा अमाउंट सब में नहीं बटेगा, 1-1 लाख रुपये सबको नहीं मिलेगा। ये पैसा किसके थ्रू जाएगा किसानों के पास? बैंक्स के थ्रू ही जाएगा, लोन के फॉर्म में ही जाएगा। लोन के इंटरेस्ट रेट पे शायद सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कराई जाएगी जो नॉर्मली प्रोवाइड कराई जाती है, पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लोन है ना ये बड़े किसान ले जाते हैं जिनके पास संसाधन है। वो कुछ बैंक मैनेजर साहब की जेब में डाल देते हैं, कुछ दलाल की जेब में भी डाल देते हैं। दूसरी बात ज़मीनें हैं, उसके कागज़ भी रख सकते हैं, गारंटर भी ला सकते हैं। जो बेचारा 1-2 बीघा का किसान है वो बैंक में जाता है तो उसके साथ क्या होता है, उससे जाके पूछो भाई साहब, उसकी तो गति ख़राब कर देते हैं, उसको भगा भगा के मार देते हैं, वो हाथ जोड़ के चल जाता है, मेरे बाप मन माफ़ कर दे, मैं तो जाऊँ किसके पास? साहूकार के पास। 3 रुपया लेगी सी, पर पैसे तो दे देगा हाथ के हाथ, मेरे घर में काम आ जाएगा, मेरी बेटी का ब्याह है, मेरे बीज, मेरा जो खेत है ना उसको बीज आज ही चाहिए, 100 साल बाद नहीं चाहिए, 3 महीने बाद नहीं चाहिए, फर्टिलाइज़र डालना है तो 2, 5, 10 दिन में ही डालना है, आने वाले 2-2 महीने का टाइम नहीं है कि मैं बैंक के चक्कर काटता रहूँ। यहाँ बन गया फिर पागल। कस्टम पॉलिसी की बात हमने आपसे कर ही ली थी कि भैया कस्टम पॉलिसी अक्टूबर में आने वाली है, गवर्नमेंट ने अभी उसको टाल दिया है क्योंकि अभी कर देते तो महंगाई वहाँ पहुँच जाती और देश में क्या हो जाता, बवाल। तो उसको टाल दिया है। ये तो आप तय मानो कि जो बाहर से आने वाला सामान है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स हुए, हाउस होल्ड आइटम्स हुए जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, कुछ ऐसे सामान भी हैं जो आपके घर के कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, कुछ ऐसे सामान भी हैं जो गाड़ियों के कंस्ट्रक्शन में, गाड़ियाँ बनाने में काम आते हैं, तो ये सब चीज़ें तो महंगी होने ही वाली हैं। अक्टूबर में इसकी पॉलिसी जैसे डिक्लेयर होगी तो इन सब चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे और उसकी कहते हैं ना उससे पहले भी बढ़ जाएंगे कुछ तो, क्योंकि कंपनियों को ये बात समझ में आ जाएगी कि ये बढ़ने वाला है, तो धीरे धीरे वो ग्राहक को उस लेवल पे लाना शुरू करेंगे। क्योंकि 100 रुपये की चीज़ एकदम से 150 रुपये की हो जाएगी तो कंपनियों का माल बिकना बंद हो जाता है। वो धीरे धीरे ग्राहक को पपलू पहनाना शुरू करते हैं, आज 100, कल 110, फिर 120, 130, 140, फिर आपको 150 के लेवल पे लेके जाएंगे, एक दिन में नहीं लेके जाते हैं। बड़ी कंपनियों के जो बड़े बड़े मैनेजर होते हैं उनका काम ही यही होता है कि इस चीज़ को इस तरीके से प्राइस मैनेजिंग की जाए कि एकदम से ग्राहक को झटका नहीं लगे, उसे धीरे धीरे आदत डालो, है ना। दारू पिलाओ, 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक, 4 पैक बोतल पीना अपने आप सीख जाएगा। तो ये वाली कहानी है। अब ये था हमारा इस साल का बजट। अब ये अच्छा है या बुरा है वो आपको डिसाइड कर सकते हो। मेरा काम था आपको एक्सप्लेन करना कि बजट कैसे चलता है, बजट में ये बड़ी बातें हुई हैं, इनमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है। हो सकता है कुछ चीज़ों का फ़ायदा हो, पर भाई इतनी दवाई और इतना पानी मुझे नहीं लगता असर होगा। बुखार तो नहीं उतरेगा, चढ़ भले ही जाए, बढ़ भले ही जाए, घटना पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ना इतनी दवाई में इतना पानी मिल जाए तो चलता है, इतनी दवाई में इतना पानी नहीं चलता है। तो ये इतनी दवाई और इतना पानी वाली कहानी है मेरे दोस्त। समझो इस बजट को, देखो इस बजट को, अगली बार वोट देने से पहले सोचो आप क्या कर रहे हो, क्योंकि हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसलिए हम गलत वोट डाल के आते हैं। गलत वोट डालने से क्या होता है, हर पार्टी को, बीजेपी की बात नहीं करूँगा, कांग्रेस की नहीं करूँगा, कोई भी पार्टी हो, उनको यही लगता है कि पब्लिक को टोपी पहना दो, उनका पपलू सेट कर दो, उनको ऐसा लगना चाहिए, उनको हमेशा भ्रम में रहना चाहिए कि देश आगे बढ़ रहा है, हमारा फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा उससे किसी को मतलब नहीं है। आपके मन में वो वहम पैदा करना, वो आपके दिमाग में वो भ्रम पैदा करना ही उनका मोटिव है, क्योंकि उन्हें उस भ्रम के भरोसे ही वोट खरीदने, काम करने की हिम्मत इन लोगों में से किसी के पास नहीं है ना। तो भाइयों हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोग बहुत लाइक्स दे रहे हैं, बहुत व्यूज़ दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, पर शेयरिंग थोड़ी सी कम हो रही है। जितने लोगों तक पहुंचेगी उतने लोगों को बात समझ में आएगी। बाकी पुनीत प्रणामी, आपका सेवक आपके साथ है। जितना हम समझा सकेंगे हम आपको समझाएंगे, आप खुद भी समझने की कोशिश करेंगे, आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे, और साथ में मिलकर इस देश को बनाएंगे क्या दोबारा सोने की चिड़िया। जय हिंद, जय भारत।